Hello everyone, myself डॉक्टर भरत सिंह मीना फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के अंतर्गत जल में रिडॉक्स स्थायित्व या हम कहें रिडॉक्स स्टेबिलिटी इन वाटर के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए जल में रिडॉक्स से रिलेटेड जो बिंदु हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला बिंदु है कि उन अणुओं या आयनों को ही जल में स्थायी कहा जाएगा जो न तो जल को ऑक्सीकृत कर सकें, न ही अपचयन कर सकें और न ही उसका असमानुपातन संभव हो। वही अणु और आयन जल में स्थायी कहलाएंगे। और जो पदार्थ जल से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करेंगे, इसका मतलब क्या है कि वे जल को H2 में अपचयित करके और वे पदार्थ स्वयं कैसे हो जाएंगे, ऑक्सीकृत हो जाएंगे। इसी प्रकार आप देखेंगे कि जो पदार्थ जल से क्रिया करके ऑक्सीजन मुक्त करेंगे, इसका मतलब यह है कि वह जल को O2 में ऑक्सीकृत करके और वे पदार्थ स्वयं कैसे हो जाएंगे, अपचयित हो जाएंगे। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल की प्रेजेंस में स्वतः ही ऑक्सीकृत और अपचयित हो जाते हैं, अर्थात कैसे हो जाते हैं, वे असमानुपातित हो जाते हैं। पहला बिंदु तो स्टेबिलिटी का ये है। दूसरा है जल में रिडॉक्स अभिक्रियाओं के कंप्लीट होने में दो प्रमुख अभिक्रियाओं का योगदान है। पहला है जल का हाइड्रोजन में अपचयन और विपरीत क्रिया हाइड्रोजन का जल में ऑक्सीकरण। क्लियर? पहला क्या हुआ, जल का हाइड्रोजन में अपचयन और विपरीत क्रिया हाइड्रोजन का जल में ऑक्सीकरण। दूसरा है ऑक्सीजन का जल में अपचयन और विपरीत क्रिया जल का ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण। तो ये दो प्रमुख अभिक्रियाओं का योगदान है जल में रिडॉक्स अभिक्रियाओं के संपन्न होने में। तीसरा आप देखिए, यहाँ H2O है, जल है और ये +2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ये H2 में परिवर्तित प्लस OH माइनस में परिवर्तित, अर्थात हम कहें कि क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातुएं जल के साथ इस प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न करके क्या मुक्त करती हैं, हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। चौथा जल में रिडॉक्स स्टेबिलिटी का बिंदु है। इनमें भी क्षार धातुएं तो कैसी होती हैं, अत्यधिक तीव्रता से रिएक्शन करती हैं, जबकि क्षारीय मृदा धातुओं के साथ अभिक्रिया की तीव्रता थोड़ी कम होती है। देखिए, ये क्षार धातुओं के साथ रिएक्शन है, ये क्षार धातु है और ये जल के साथ रिएक्शन कर रही है और इस प्रकार से M+OH- 1/H2 और क्षारीय मृदा धातु है तो यहाँ पर M2+OH का होल 2S प्लस H2। किसी धातु के लिए मानक अपचयन विभव का मान जितना उच्च ऋणात्मक होगा, ध्यान दें, उस धातु के लिए मानक अपचयन का जो मानक अपचयन विभव की वैल्यू है वो कैसी होगी, अगर हाईली नेगेटिव होगी तो वह धातु उतनी ही तीव्रता से जल को हाइड्रोजन में क्या कर देगी, अपचयित कर देगी। पांचवा बिंदु है कि ऑक्सीजन का जल में अपचयन और विपरीत क्रिया जल का ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण। आप देखिए, O2 + 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और ये 2H2O, विपरीत क्रिया जल का ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण। अब आप देखिए, कोबाल्ट 3+ और सीरियम 4+ जैसे आयन जल को अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकृत करके क्या मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। देखिए, ये कोबाल्ट की रिएक्शन जल से रिएक्शन हुई और यहाँ पर ये O2 मुक्त किया। इसी प्रकार से सीरियम ये जल से रिएक्शन करके और ये O2 मुक्त कर रहा है। इन दोनों अभिक्रियाओं के रिडॉक्स विभव से
जलीय माध्यम में किसी रिडॉक्स तंत्र के स्टेबिलिटी का अनुमान लगाया जा सकता है। जल का स्वतः ही वियोजन किस प्रकार से होता है? देखिए, ये H2O है और इसका स्वतः वियोजन हो रहा है H प्लस प्लस OH माइनस में। और जल के अपचयन की क्रिया किस प्रकार से होगी? H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और ये 1/H2 के रूप में कन्वर्ट हो गया। और अर्धशैल के लिए, इसके लिए E बराबर E0 माइनस 0.059 लॉग pH2 1/2 और A प्लस। अब आप देखें, यदि उदासीन जल को H प्लस बराबर 10⁻⁻7 एंड हाइड्रोजन गैस कितने वायुमंडल दाब पर? 1 वायुमंडल दाब पर, तो अभिक्रिया के लिए जो E आएगा वो आएगा -0.41 वोल्ट। यदि विलयन क्षारीय हो तो यहाँ क्या होगा कि 1 मोलर क्षारीय हो तो H प्लस की जो वैल्यू है वो 10⁻⁻14 होगा, और तब जो अर्धशैल के लिए E आएगा वो आएगा -0.83 वोल्ट होगा। अब आप देखें, कोई रिडॉक्स तंत्र जिसके लिए E0 का मान कितना आया? -41 वोल्ट से अधिक ऋणात्मक हो तो वह हाइड्रोजन के लिए 1 वायुमंडल दाब पर जल को अपचयित कर देगा। और कोई रेडॉक्स युग्म जिसके लिए E0 का मान यहाँ पर आया था -0.83 से उच्च ऋणात्मक है, तो उन परिस्थितियों में क्या होगा? हाइड्रोजन के वायुमंडल दाब पर 1 मोलर क्षार विलयन को अपचयित कर देगा। लेकिन यह अपचयन अधिक महत्व का नहीं है। इसके क्या कारण है? किस वजह से ये अधिक महत्व का नहीं है? तो इसके 2 मुख्य रूप से कारण हैं। पहला तो ये है कि अधिकांश तंत्रों में धात्विक हाइड्रोक्साइड या कहें हम जल योजित धात्विक ऑक्साइडों की एक परत चढ़ जाने के कारण ये तंत्र जल को क्या कर नहीं पाते? अपचयित नहीं कर पाते। और दूसरा क्या कारण है कि कुछ MnM तंत्र जो वैसे जल को अपचयित करने में दुर्बल हैं, जैसे Zn2 प्लस अपन Zn, वे क्या करेंगे? ZnOH का होल 4 2- प्रकार के स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने के कारण 1M क्षारीय जल को अपेक्षा से अधिक तीव्रता से अपचयित कर देते हैं। अब आप देखें, ऑक्सीजन के अपचयन द्वारा जल के निर्माण की क्रिया किस प्रकार से हो रही है? ये ऑक्सीजन है 1/2O2 प्लस 2H प्लस 1M प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये H2O, यहाँ पर E0 आया प्लस 1.23 वोल्ट। और इसके लिए जो अर्धशैल अभिक्रिया हो रही है वो हो रही E बराबर E0 माइनस 0.059/2 लॉग 1/PO2 और ब्रैकेट बंद 1/2 AH प्लस का होल स्क्वायर। यदि PO2 बराबर कितना है? 1 ATM है, तो E बराबर क्या हो जाएगा? 1.23 माइनस 0.059 pH। अर्थात हम कहें कि इस सेल का जो EMF है सेल विलयन की pH पर निर्भर करेगा। और यदि विलयन प्रबल अम्लीय है, अर्थात कहें pH बराबर 0, तब सेल का EMF कितना हो जाएगा? E बराबर 1.23 वोल्ट। यदि विलयन उदासीन हो, अर्थात कहें pH बराबर 7 हो, तब सेल का EMF कितना हो जाएगा? E बराबर 1.23 माइनस ब्रैकेट 0.059 इंटू 7, और E की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.82 वोल्ट। और यदि विलयन प्रबल क्षारीय हो, तो प्रबल क्षारीय का मतलब है pH बराबर 14, तब सेल का EMF होगा E बराबर 1.23 माइनस ब्रैकेट 0.09 इंटू 14, और जो E निकलेगा इसके लिए प्रबल क्षारीय के लिए वो निकलेगा 0.40 वोल्ट। अतः इनसे हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी रिडॉक्स तंत्र के लिए E0 का मान
+0.43 वोल्ट से अधिक धनात्मक है तो वह 0 pH पर जल का ऑक्सीकरण कर देगा। इसी प्रकार यदि रिडॉक्स तंत्र के लिए E का मान +0.83 वोल्ट से अधिक धनात्मक है तो वो कितनी pH उदासीन विलयन पर करेगा? 7 pH पर जल को ऑक्सीकृत करेगा। और इसी प्रकार से यदि रिडॉक्स तंत्र के लिए E0 का मान +0.40 वोल्ट से अधिक धनात्मक है तो वह प्रबल क्षारीय माध्यम 14 pH पर जल को ऑक्सीकृत करेगा। तो ये ध्यान रखें कि अगर pH का मान वेरी कर रहा है तो उसके धनात्मक वैल्यूज भी वेरी करेंगे, और धनात्मक वैल्यूज वेरी करेंगे तो उन वैल्यूज के बिहाफ पर ही वो जल को ऑक्सीकृत करेगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं जल का स्थायित्व क्षेत्र, द स्टेबिलिटी फील्ड ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है, यदि जलीय विलयन में विभिन्न तंत्रों के अपचयन विभव एवं पीएच मानों को एक दूसरे के विरुद्ध क्या करोगे, आलेखित किया जाए, तो क्या देखेंगे आप, pH 4 एवं 9 के मध्य और अपचयन विभव -0.6 एवं +1 के मध्य तथा -0.3 एवं -0.6 के मध्य एक ऐसा क्षेत्र प्राप्त होता है जिसमें जल का न तो ऑक्सीकरण संभव है और न ही अपचयन। इस क्षेत्र को हम जल का स्थायित्व क्षेत्र कहते हैं। आप देखिए जो वैल्यूज दिखाई हैं, pH कितना, pH 9, आप देखें pH 4 एवं pH 9 के मध्य का क्षेत्र हो गया। और अपचयन विभव कितना बता रहे हैं, अपचयन विभव 0.6 एवं +1.6 और प्लस ये 0.6 है और ये 1 के मध्य तथा 0.3 ये 0.3 एवं -0.6 के मध्य का क्षेत्र हमें कैसा प्राप्त हो रहा है, जो क्षेत्र प्राप्त हो रहा है जहां पर क्या जल का क्या नहीं हो पाता, ऑक्सीकरण संभव नहीं है, ना ही अपचयन संभव है। तो इस क्षेत्र को ही हम जल का स्थायित्व क्षेत्र या स्टेबिलिटी फील्ड कहते हैं, जैसा कि इस डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए इस डायग्राम में देखने पर हम क्या देख रहे हैं, pH 4 और pH 9 पर दो लॉन्गिट्यूडिनल या कहें ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक रेखा ऊपर 1 वोल्ट और 0.7 वोल्ट पर काटती है। देखिए ये काट रही है, आप 1 वोल्ट और 0.7 वोल्ट पर ये काट रही है, जबकि एक रेखा नीचे -0.3 वोल्ट -0.6 वोल्ट पर काटती है। ये देखिए -0.3 वोल्ट और -6 वोल्ट पर काट रही है। इन चारों रेखाओं के मध्य भाग को जल का स्थायी क्षेत्र कहा जाता है। अतः मानक अपचयन विभव 1 से अधिक वाले पदार्थ जल को ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत कर देंगे, जबकि -0.6 से मानक अपचयन विभव के कम होने पर पदार्थ जल को क्या करेगा, हाइड्रोजन में अपचयित कर देता है। और इस चित्र से एक बात और स्पष्ट होती है, यदि विलयन की pH 4 से 9 के मध्य है या हम कहें न तो विलयन प्रबल क्षारीय है और न ही प्रबल अम्लीय, तो ऐसे विलयन को वो पदार्थ न तो ऑक्सीकृत कर सकते और न ही अपचयित। और इनके मानक अपचयन विभव का जो मान है वो किसके मध्य होगा, -0.6 वोल्ट से 1 वोल्ट के मध्य होगा। तो ये आपका क्या था, जल के स्थायित्व क्षेत्र का क्राइटेरिया जो हमने देखा किन किन के मध्य होता है। वो pH तो उसकी क्या होती है, 4 एवं 9 के मध्य, और अपचयन विभव का मान होता है उसके लिए 0.6 एवं +1 के मध्य का। तो ये इन चारों pH और अपचयन विभव की वैल्यूज के मध्य का क्षेत्र होता है, वो आपका जल का स्थायित्व क्षेत्र कहलाता है। तो आज हमने डिस्कस किया, एक तो जल में रेडॉक्स स्थायित्व
और जल के रिडक्स स्थायित्व के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं उनके बारे में डिटेल से अध्ययन किया। साथ ही हमने अध्ययन किया जल के स्थायित्व क्षेत्र के बारे में। थैंक यू।